गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं क्लास 10th की सोशल साइंस की बुक सेकंड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पहले क्वेश्चन पर आते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स या खनिज क्या होते हैं? देखो बेटा, मिनरल्स इज़ अ नेचुरल केमिकल कंपाउंड यूनिफॉर्म इन कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूट रॉक्स एंड ओर्स। कहने का मतलब है मिनरल्स एक ऐसे नेचुरल चीज़ें होती है जिसकी अपना केमिकल कॉम्पोजिशंस होता है, जो जर्नली हमें रॉक्स या चट्टानों के अंदर पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन आता है, रिसोर्सेज या संसाधन क्या होते हैं? हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, हम उसको रिसोर्स के नाम से जानते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर जो कुछ भी है बेटा, जो कुछ भी इन्वायरमेंट के अंदर है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, वो रिसोर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप रूम में बैठे हो, फ़ैन चल रहा है, आपकी नीड सेटिस्फाई कर रहा है, रिसोर्स है। आप जिस फ़ोन से मेरी क्लास देख रहे हो, वो क्या है? आपकी नीड्स को पूरा कर रहा है, रिसोर्स है। एवरीथिंग, जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, हम उसे रिसोर्स या संसाधनों के नाम से जानते हैं। अब संसाधनों की ज़रूरत क्या होती है? अब संसाधनों की सबसे पहले ज़रूरत ये है कि ये हमारी डेली नीड्स को पूरा कर देती है। लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि रिसोर्स क्या करती है? रिसोर्स हमारे डेली नीड्स को पूरा कर देती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास कि रिसोर्सेज के थ्रू हम देश में रेलवे लाइंस, फ्लाईओवर्स, मशीन्स, ये सब बना सकते हैं। पहला पॉइंट, ये हमारी डेली नीड्स को पूरा करते हैं। दूसरा पॉइंट, ये क्या करते हैं? रेलवे लाइंस बिछा सकते हैं, फ्लाईओवर्स बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं इसकी मदद से, इसलिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट, अब हमारे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। मैंने अभी तक आपको 3 पॉइंट बताए। पहला, रिसोर्सेज जो है डेली नीड्स को पूरा करता है। दूसरा पॉइंट, रिसोर्सेज जो होता है उसके दम पे हम रेलवे लाइंस, फ्लाईओवर्स, मशीन वगैरह बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ये क्या करता है? ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में बहुत मदद करता है हमारे देश की। अब जर्नली जो होता है, हम रिसोर्स को 4 भागों में बांटते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं इधर देखते हैं बेटा, ठीक है? पहला पार्ट है हमारे पास, एक पहला पार्ट है रिसोर्सेज को 4 भागों में जो बांटा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। दूसरा, एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पर, यानी समाप्ति के आधार पर संसाधन। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर रिसोर्सेज। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट आएगा। स्टेट ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है। तो 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में बोलूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। 4 आधार पर रिसोर्सेज को बांटा जाता है, संसाधनों को बांटा जाता है। अब सबसे पहले करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन। ऑरिजन के आधार पर हम जो रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन हम रिसोर्सेज को
दो भागों में बांटते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कौन से होते हैं? जैव और अजैव। बायोटिक को कहते हैं जैव और अबायोटिक को कहते हैं अजैव। जैव और अजैव ओरिजिन के आधार पे दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक, यानी जैव और अजैव। बायोटिक कौन से होते हैं? पूरे के पूरे वो रिसोर्स या जो लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी लिविंग रिसोर्सेज हैं जो हमारे बायोस्फीयर या जैव मंडल में रहते हैं, वो सारे बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। और अबायोटिक कौन कहलाता है? अबायोटिक वो रिसोर्सेज होते हैं, अजैव रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जो सांस नहीं ले सकते। बायोटिक में कौन कौन आ जाता है? एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बींग्स आ सकता है, एनिमल्स, प्लांट, ये सब बायोटिक में आ जाते हैं। एबायोटिक में कौन कौन से आ जाते हैं? रॉक यानी चट्टान, पानी, सॉइल, ये सब कौन से होते हैं? अबायोटिक होते हैं। अब अगला क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के आधार पे दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी यानी समाप्ति के आधार पर दो तरह के रिसोर्स होते हैं, एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर दो तरह के, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। समाप्ति के आधार पर दो तरह के संसाधन होते हैं, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? जिनका अगेन एंड अगेन यूज़ किया जा सकता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीनीकरण का अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं किया जा सकता। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, सेकंड पॉइंट, जिसको बनने में कम टाइम लगता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इसका तीसरा पॉइंट रिन्यूएबल का, एग्जाम्पल के तौर पे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सब जो होते हैं, किसका एग्जाम्पल? थर्मल एनर्जी को इसमें मत लिखना, बस विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी कर लो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एग्जाम्पल के तौर पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी डाल दो, बस दो सफिशेंट है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में पेट्रोलियम, कोल दोनों आ जाएगा। ठीक है, तीन पॉइंट हो गए। इसका रिन्यूएबल का मतलब नवीनीकरण, जिनका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, अनवीनीकरण, जिनका बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, इसको बनने में कम समय लगता है रिन्यूएबल को, नॉन रिन्यूएबल को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इसका एग्जांपल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल हो गया पेट्रोलियम, कोल। रिन्यूएबल, इसका चौथा पॉइंट इस नोट्स में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये लिख सकते हैं, इनका अनलिमिटेड स्टॉक है, ये असीमित मात्रा में उपलब्ध है। सूरज उपलब्ध तो है ना, अनलिमिटेड अमाउंट में उपलब्ध है ना, वैसे ही नॉन रिन्यूएबल, इसका लिमिटेड स्टॉक है, हमारे अर्थ के अंदर है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में है, एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट, रिन्यूएबल जो होता है वो इको फ्रेंडली होता है, नुकसान नहीं पहुंचाता पर्यावरण को, लेकिन नॉन रिन्यूएबल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से हमने दो रिसोर्सेज को पूरा कर लिया। पहला मैंने बताया आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी पहला उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के रिसोर्सेज बताए थे मैंने आपको, बायोटिक एंड अबायोटिक, यानी जैव और अजैव। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, यानी समाप्ति के आधार पर दो तरह के, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। अब तीसरा आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर चार तरह के रिसोर्सेज होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज यानी सामुदायिक स्वामित्व संसाधन,
तीसरा नेशनल रिसोर्सेज यानी राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब आते हैं पहला रिसोर्सेज ऑनरशिप के आधार पर। ऑनरशिप को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन, जो संसाधन, जो रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और कोई भी उन पर अपना हक नहीं जमा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जिस घर में बैठे हो वो आपका रिसोर्स है, आपका है, कोई और उस पर अपना हक नहीं जमा सकता। जिस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हो वो आपका रिसोर्स है, उस पर मैं अपना हक नहीं जमा सकता। जिस रिसोर्स को हम कहें ये हमारा है और किसी का भी नहीं, या मेरा है, जिस फ़ोन से मैं आपको यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ वो फ़ोन मेरा है, तो वो मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है। क्लियर है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज या व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन होते हैं जिस पर किसी और का हक नहीं होता। पॉइंट्स देख लेना इसके अंदर। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, सामुदायिक संसाधन कौन से होते हैं? जिस पर किसी एक व्यक्ति का हक ना होकर आपके एरिया का या उस एरिया के सभी लोगों का हक होता है। आपके यहाँ कोई शमशान घाट है या पार्क है तो उस पर आपका हक नहीं होगा, आपके एरिया में जो जो लोग रहते हैं उन सब का उस चीज़ पर राइट होगा। इसे कहते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज यानी सामुदायिक संसाधन। तीसरा आता है नेशनल रिसोर्सेज यानी राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिस पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, एक देश के अंदर जो कुछ भी ज़मीन से निकलता है वो हमारे देश का नेशनल रिसोर्स होगा, राष्ट्रीय संसाधन होगा। उस पर हमारा हक है, ना कि किसी दूसरे देश का। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आपके घर जहाँ आप रह रहे हो उस जगह के नीचे अगर पेट्रोल निकल जाए तो उस पेट्रोल पर हक आपका नहीं होगा, उस पेट्रोल पर हक होगा, पेट्रोलियम पर हक होगा गवर्नमेंट का, क्योंकि सरकार बोलती है कि मैंने आपको ऊपर की ज़मीन बेची है, ज़मीन के नीचे का हिस्सा नहीं। इसलिए कल को आपकी ज़मीन के नीचे से कुछ भी निकलता है तो वो आपका अपना रिसोर्स होगा, ना कि आपका अपना रिसोर्स नहीं होगा, गवर्नमेंट का होगा। और वो उसे क्या कहेंगे? नेशनल रिसोर्स। एक देश के अंदर जितनी भी नदी है, जितनी भी नहर है, जितने भी माउंटेन्स हैं, यहाँ तक कि उस देश के ऊपर का जो आकाश है, आसमान है, वो भी हमारे देश का नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। अगर हमारे देश के आकाश के अंदर कोई दूसरे देश का एरोप्लेन आता है तो उसे पहले इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो परमिशन नहीं लेगा तो इंडियन गवर्नमेंट को ये राइट होगा कि वो उसको आकाश में ही उड़ा सकता है। तो एक देश के ऊपर का आसमान और एक देश के नीचे की धरती का हिस्से के नीचे जो कुछ भी रिसोर्स पाया जा रहा है वो हमारा नेशनल रिसोर्स है। इतना ही नहीं, एक देश के समुद्र से, समुद्र का जो कोस्टल लाइन होता है, जो बीच है, वहाँ से 12.2 किलोमीटर तक का हिस्सा समुद्र का, वो भी हमारा नेशनल रिसोर्स है। अगर 12.2 किलोमीटर के एरिया में समुद्र के अंदर कुछ भी पाया गया खजाना या जो भी फिश पाई जा रही है वो क्या है? हमारा नेशनल रिसोर्स है। क्लियर है? चलिए अब आता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स कौन सा होता है? इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिस पर किसी एक देश का हक ना होकर पूरे के पूरे वर्ल्ड का राइट होता है।
एटमॉस्फेयर, उस पर किसी एक देश का राइट नहीं है, सभी देशों का राइट है, इसलिए उसको हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि समुंदर का, अगर आपकी कोस्टल लाइन है जब बीच है, बीच से 200 किलोमीटर का बाद का जो भी ओशियन है या जो भी समुंदर है वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। मतलब एक देश के 200 किलोमीटर तक के बाद का जो भी हिस्सा पड़ जाता है उसे कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। उसमें जो भी खजाना पाया जाएगा वो किसी एक देश का नहीं होगा, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का होगा, यूएनओ का होगा, और यूएनओ से सबने बांट देगा। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का होता है, किसी एक देश का नहीं होता। यानी 4 बता दिए मैंने ऑनरशिप के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर 4 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेज यानी सामुदायिक संसाधन, तीसरा नेशनल रिसोर्स यानी कि राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब चौथा टाइप है जो हमारे पास, वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेट ऑफ डेवलपमेंट नहीं है बेटा, एक गलती से हो गया, लिखा गया है, यहाँ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट आएगा। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर 4 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावी संसाधन। एग्जाम्पल सुनना, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे चारों पॉइंट। इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, सर पोटेंशियल कौन सा है, डेवलप्ड कौन सा है, स्टॉक कौन सा है, रिजर्व कौन सा है। तो बार बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना बेटा। पोटेंशियल रिसोर्स, संभावी संसाधन, वो संसाधन होते हैं जो किसी रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होता। चाहे लैक ऑफ कैपिटल कह लो, पैसों के अभाव में उन संसाधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये बड़े पैमाने पर पाए तो जाते हैं किसी एरिया में, लेकिन पैसों की कमी की वजह से या फिर किसी और वजह से उन संसाधनों का यूटिलाइजेशन बढ़िया तरीके से नहीं हो पाता। जैसे राजस्थान और गुजरात में जो है विंड एंड सोलर एनर्जी बड़े पैमाने पर है, लेकिन अभी उसका इस्तेमाल हम लोग कर नहीं रहे हैं। तो उस रिसोर्स को कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स यानी संभावी संसाधन। अब दूसरा करते हैं, चौथे का दूसरा पार्ट, डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के बारे में हमें पता होता है और उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया जा रहा होता है। वो रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का हमें पता होता है और उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं। इनको इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल होती है, जैसे कोल बड़े पैमाने पर उपलब्ध है, यूज़ भी बड़े लेवल पर कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम डेवलप्ड रिसोर्स यानी विकसित संसाधन। तीसरा आता है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स कौन सा होता है? इसको हिंदी में कहते हैं भंडार रिसोर्स, भंडार संसाधन। स्टॉक रिसोर्सेज में क्या काउंट होता है बेटा? देखो, हमारे ये स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज कह सकते हैं, भंडार संसाधन वो संसाधन है जो उपलब्ध तो बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर पानी H2O से बनता है, हाइड्रोजन
के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक। कहते हैं कि H2O जो है, अगर पानी में से हाइड्रोजन अलग कर दे और ऑक्सीजन अलग कर दे तो हम पानी की मदद से यानी हाइड्रोजन की मदद से गाड़ियाँ चला सकते हैं। ये रिसोर्सेज, ये टेक्नोलॉजी बड़े लेवल पर नहीं है, लेकिन डेवलप होना शुरू हो गया। मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कुछ टाइम पहले कि एक व्यक्ति ने इंडिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन के दम पर बाइक चलाई, और वो टेक्नोलॉजी के दम पर 1 लीटर पानी से 500 किलोमीटर उसने बाइक चलाने का दावा किया। इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप होना शुरू हो गई है, लेकिन बड़े लेवल पर नहीं है। तो आने वाले टाइम पर जब ख़त्म हो जाएगा तब हम जब हमारे पास दूसरे रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे तब इस्तेमाल करेंगे। तो स्टॉक का मतलब यही है, वो संसाधन जो उपलब्ध तो बड़ी मात्रा में है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, अब आता है रिजर्व्ड रिसोर्सेज। ठीक है ना, रिजर्व्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ये रिसोर्सेज स्टॉक का ही एक पार्ट है। ठीक है, दूसरा, इसको इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी भी है। ये रिसोर्सेज स्टॉक का ही एक पार्ट है, लेकिन इसके इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, बट अभी हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर जनरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे बिजली कोल से भी बनाई जाती है और टरबाइन घुमाकर पानी से, उससे भी बिजली बनाई जाती है। इंडिया में इस समय 67% जो बिजली है वो कोल से बनाई जा रही है। जब कोल ख़त्म हो जाएगा तब हम बिजली पानी से बना सकते हैं। तो ये वो रिसोर्सेज है जो उपलब्ध तो हैं, जिनको इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी भी है, बट अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी दूसरे रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तब हम इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। तो इतना इस क्लास के लिए बहुत है। वीडियोस बड़ी बन रही है तो हमें इसे यहीं फिनिश करना चाहिए। तो एक बार हम रीकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने आज मिनरल्स यानी खनिज क्या होते हैं, फिर रिसोर्सेज यानी संसाधन क्या है, फिर रिसोर्सेज की नीड्स क्या है, आवश्यकता क्या है, फिर टाइप ऑफ रिसोर्सेज की है। इतना हमने किया। आगे का अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके नोट्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूँगा। बाय, थैंक यू।